पहले नेता, अधिकारी और उद्योगपति भ्रष्ट हुआ करते थे। अब सिस्टम ही भ्रष्ट है। सिस्टम भ्रष्ट करने के लिए मोदी जी ने 3 उपाय किए हैं। वो 3 उपाय है कि पहले तो कानून बदल दिया, ऐसे कानून समाप्त कर दिए जो किसी को पकड़ सकते थे, ट्रैप कर सकते थे, ऐसे कानून समाप्त कर दिए। दूसरा, कानूनों को बदल दिया, सब जगह का विवाद और वाद जो थे समाप्त हो गए। हमारे यहाँ का जातिवाद क्यों समाप्त नहीं हो रहा? ये जातिवाद से किसको पोषण मिलता है, ये जातियों के झगड़े लगा के किसको लाभ होता है, ये जब तक जनता नहीं सोचेगी तो ये सारी लूट मची रहेगी और ये लूट करते रहेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज अविनाश काकड़े जी से बहुत सी बातें करनी है। टॉपिक के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। आप कि कई वीडियो आपने बहुत ही दिलचस्पी से देखी हैं, जिसमें एक वो थी जिसमें आपने कहा था कि मुसलमान अलग हो जाएं, झगड़ा हिंदू वर्सेस हिंदू है। तो ये बात बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। उसके अलावा एक बात और कई बार जो कहते हैं अक्सर, वो ये कहते हैं कि आरएसएस ने सब जगह अपने एजेंट छोड़ रखे हैं अपने काम कराने के लिए, और उनको वो मुसंगी, गुसंगी, कुसंगी इस तरह से कहते हैं। मुसंगी के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो मुसलमान आरएसएस के लिए काम करते हैं उनके लिए वो एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने दी है। तो आप लोग उन्हें बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं और वो भी अपनी बात पूरी बेबाकी से रखते हैं। आज जिन टॉपिक्स पर बात करनी है वो ये कि क्या ये जो इस वक्त ज्ञानवापी और मथुरा और इस किस्म के जितने भी नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं इलेक्शन से पहले या इलेक्शन की तैयारी के लिए या देश के हालात बिगाड़ने के लिए, क्या वो कानूनी कार्रवाई जो कुछ हो रही है अदालतों में, जो कुछ हो रहा है, क्या वो सही है? क्या देश के लोग वो सब भूल गए कि 1991 में कोई कानून बना था? और क्या सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भूल गए हैं कि आखिर देश का कानून क्या है? उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मोदी जी ने एक वादा किया था, वो वादा बहुत ही दिलचस्प है याद करने के लिए। एक तो वो अक्सर एक उनका नारा होता है सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन एक नारा उन्होंने और दिया था लोगों को, शायद बहकाने के लिए या समझाने के लिए या मुसीबत को टालने के लिए। ऐसा होता है कई बार कि लंबा दूर का वादा करो ताकि आज की प्रॉब्लम्स के बारे में कोई डिस्कस ना करे। उसमें उन्होंने कहा था कि देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक हम पहुंचा देंगे। इस सब पर बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए, ये जो कानूनी कार्रवाई हो रही है ज्ञानवापी और मथुरा, और कभी कभी अब तो जिक्र होने लगा कुतुब मीनार का भी, और कुछ लोग तो दिल्ली की जामा मस्जिद की भी बात कर रहे हैं। ये अलग अलग जो ये सब कुछ खेल बखेड़ा जिसे कहते हैं वो किया जा रहा है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और इसमें अदालतों का क्या रोल है? क्या कुछ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? देखो, नमस्कार। अदालतों का रोल रहता है कि जो कानून बनते हैं उसका पालन करना। अगर कानून गलत है तो उसकी संवैधानिक समीक्षा करना, वो ये बताना कि ये संविधान में नहीं बैठता है या संविधान के विरोध में कानून है तो उस कानून को निरस्त करना, ये कोर्ट की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ कोर्ट की जिम्मेवारी जो है वो ना करते हुए कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहे हैं कि भाई समीक्षा करने का, वीडियोग्राफी करने का, उसका अध्ययन करने की कोई मनाही नहीं है उस कानून में, तो भैया अध्ययन किस बात के लिए कर रहे हो, समीक्षा किस बात के लिए कर रहे हो, वीडियोग्राफी किस बात के लिए कर रहे हो? कि वो धर्मस्थल को विवादित बनाने के लिए कर रहे हो। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने एक मत से, सर्वमत से कानून पारित किया था कि अयोध्या का मसला निपट जाए, उसके बाद में कोई मसला नहीं आना चाहिए और देश शांतिपूर्वक रहना चाहिए। इसलिए कोई विवाद ना खड़ा हो तो जो भी मंदिर होंगे, जो भी विहार होंगे, बुद्धों के स्थान होंगे, जैनों के स्थान होंगे, हिंदुओं के होंगे, मुसलमानों के होंगे,
वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई विवाद नहीं करेगा। और वो स्थान जिसके पास में अभी पोजीशन है, मतलब 47 में पोजीशन था, उसका पोजीशन उसमें कायम रहेगा। ये वो कानून बना था। अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि ये कानून संविधानिक है, तो वो कानून निरस्त करना चाहिए था ना सुप्रीम कोर्ट को। वो कानून ना पार्लियामेंट ने निरस्त किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया। और वो निरस्त न करते हुए एक ऐसे जज जो वहाँ पीएस नरसिम्हा जी बैठे हुए हैं, जो अयोध्या के मामले में मंदिर का पक्ष पर लेके बोल रहे थे, उन्होंने नॉट बिफोर मी करना चाहिए था, तो वो ज्ञानवापी का ये सुन रहे हैं। ये कोर्ट की गरिमा का हनन है। इस तरीके से कोर्ट नहीं चलना चाहिए और ना चलते हैं कोर्ट। मगर ये कौन सी सरकार आई है, कैसी सरकार आई है कि सारा वो जो जैसे किरण रिजिजू बोल रहे थे कि सारे को एक पक्ष में आके ही सबको रखना चाहिए और सब एक पक्ष में काम करना चाहिए। एक पक्ष में नहीं है। संविधान निर्माताओं ने एक तो काउंटर बैलेंस बनाया था। ये चारों पक्ष जो है वो काउंटर बैलेंस है। आपने पिछले वक्त कहा था कि मीडिया तो बिक गया, नहीं, कुछ मीडिया आज भी जिंदा है जो काउंटर बैलेंस करता है, नहीं तो आप हमसे बात नहीं कर रहे होते। तो वैसे ही कोर्ट में कुछ लोग तो है वैसे, मैं ये नहीं मानता हूं। वो तो चीफ जस्टिस ने भी, कई चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी 30% 40% व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है। वो चीफ जस्टिस की बातें है, उन्होंने और किसी ने नहीं कहा। मगर जो कुछ बचा है उसमें कम से कम कानून के अनुसार तो होना चाहिए। ये कानून के बाह्य काम हो रहा है। जो कानून बनाया है 1991 में, उसको पहले निरस्त करो। जैसा एक चर्चा चलती रहती है कि वो जो ये है सावरकर, उसको भारत रत्न देने की जब बात होती रहती है, मैं ये बोलता हूं कि हत्यारा और राष्ट्रपिता एक पक्ष में नहीं हो सकते। अगर आपको उसको गोडसे को और या सावरकर को राष्ट्रपिता बनाना होगा या भारत रत्न बनाना होगा, तो राष्ट्रपिता की पदवी छीनना पड़ेगा महात्मा गांधी से आपको, और वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। दुनिया में पूजनीय व्यक्ति को आप हटाना चाहते हो तो बिल्कुल जरूर हटाइए। आपकी हैसियत दिखा दीजिए, आपकी विचारधारा दिखा दीजिए। बाहर जाके आप गांधी का नाम मत लीजिए, बाहर जाके हम गांधी के देश से आए ऐसा मत बताइए। और मोदी जी के क्या कहने भाई, वो जाके वहां भाषण देते हैं चाइना में कि मेरा वडनगर देखने के लिए वो युआन सांग आए थे, और उन्होंने युआन सांग ने जाके मेरे घर यानी मेरे वडनगर से निकला, और फिर जाके वहां पर उन्होंने क्या किया कि उनका जन्म स्थान देखा, जो अभी जिनपिंग है उनका जन्म स्थान, और ये दोनों के नाम लिखे हुए। वो कहा, वो केटली देखने आए थे क्या? वो जो जिससे चाय बांटा था वो केटली युआन सांग वहां देखने आए थे, और वडनगर उस वक्त था क्या? ये क्या झूठ बोलना, झूठ बोलने की मर्यादा सब छोड़ दी है इन लोगों ने। किसी बात की मर्यादा नहीं रही है। ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम का देश है, इसमें मर्यादा अमर्याद हो गई है। सारी मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो रही है, और ये चिंतनीय भाव है, ये दुखद भाव है, और ये हमारे लिए अच्छी भाव नहीं है। तो ये आपके नजर में जो आप बता रहे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में और निचली अदालतों में और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई ही बुनियादी तौर पर गलत है। आप मैं इसमें और एक बोलना चाहता हूँ, सुनवाई गलत है कि नहीं आप देख लीजिए। एक आधे आदमी को अगर 20 साल का बवासीर होगा और उसको अभी हार्ट अटैक आया, तो डॉक्टर ने इलाज किसका करना चाहिए? हार्ट अटैक का पहले करेगा ना। वो तो 20 साल उसके साथ जी रहा है। तो हम ये 60-70 साल की महंगाई की बात नहीं कर रहे, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, हम 1500 साल की पहले की बात कर दे और 25 साल बजट देते हम। अरे धरातल की बात करो भैया, जमीन की बात करो यार, देश की बात करो। जो देश की बर्बादी आप ला रहे हो पूरे देश की। अरे रिजर्व बैंक कंगाल होने की राह पर है। कितने सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि रिजर्व बैंक हमारी 5-7 साल में 10 साल में कंगाल हो जाएगी। जिस तरीके से हम रिजर्व बैंक से पैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वो किसी बैंक को बचाने के काबिल नहीं रहेगी, उस पर चर्चा नहीं होती। और ये विवादित मुद्दे जो है 500 और 1000 साल पहले का इतिहास गाड़ के निकालने का जो काम कर रहे हैं, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और जिस दिन ये दुर्दिन हमारे पीछे आया, जिस दिन ये सत्ता आई, ऐसे बांटने वाले लोगों की, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमें बांटना नहीं चाहिए, हमारे पास विवाद नहीं होना चाहिए। तो भैया नहीं करो ना, आप ही तो लोग करते हो। कौन करता है ये विवादित मुद्दे? कौन उठाता है? ये किसने उठाया विवादित मुद्दे? आप ही के लोगों ने उठाया। देखो हमारे महाराष्ट्र में अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आई थी मोदी जी की, जिसमें कहा गया था कि कई जगह खुदाई हुई, अभी और खुदाई होगी और हकीकतें सामने आएंगी। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि जो हिस्ट्री है उसकी गलतियों को ठीक करने का समय है। तो आखिर क्या कुछ है? तो आप नागपुर में रहते हैं, वहां से ये सारे फरमान निकल करके आते हैं,
आखिर क्या कुछ है, उनको क्या चाहिए, कैसे कहीं कोई ये आंधी तूफान रुकने का कहीं नाम नहीं ले रहा। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या है? सबसे पहले तो वडनगर की खुदाई करनी चाहिए। हम्म, हम सबको सबको जो सोशल मीडिया में है और मीडिया में है, जो हम्म, ईमानदार मीडिया है, उनको वडनगर की खुदाई करनी चाहिए। वहां का रेलवे का प्लेटफॉर्म खोदना चाहिए, वहां की चाय की कुटली खोदनी चाहिए, वहां के जो तालाब थे, जिस तालाब में जाके मगरमच्छ से गेंद उठा के लाते थे, वो तालाब की खुदाई होनी चाहिए। ये सब खुदाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये वर्तमान खुदाई की जरूरत है। ये भूतकाल की खुदाई करके उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। भूतकाल कोई सुधार नहीं सकता। सुधारना वर्तमान पड़ता है और भविष्य की तरफ देखना पड़ता है। ये नहीं देखते क्योंकि इनके पास में भविष्य का विजन नहीं है। हमारे यहाँ के एक पांडरी पांडे करके विद्वान व्यक्ति है, वो जाति से ब्राह्मण ही है, मगर वो बोल रहे थे कि इनके पास में दृष्टि नहीं है, आर्थिक दृष्टि नहीं है। पूरे आरएसएस के कैडर के पास में आर्थिक दृष्टि नहीं है, और उनकी आर्थिक दृष्टि है भारत को गुलामी की तरफ ले जाने वाली, भारत के सारे संसाधन बेचने वाली, और वो संसाधन कुछ चंद लोगों के हाथ में ले जाने वाली जो दृष्टि है, उससे उभरना पड़ेगा, उससे बाहर आना पड़ेगा। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भैया महंगाई मतलब विकास नहीं है यार। महंगाई विकास का पैमाना नहीं है। क्रय शक्ति बढ़ना विकास हो सकता है, महंगाई बढ़ना ये विकास नहीं हो सकता है। रिजर्व बैंक महंगाई रेट कम नहीं कर रही है, रेपो रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, उनका लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था कोलैप्स होने की राह पर आ गई है। ये सब छोड़ के हम ये मंदिर मस्जिद विवाद में पड़े हुए हैं, और जनता भी उनको रिस्पांस दे रही है। जो जनता रिस्पांस दे रही है वो जनता को मैं समझाना चाहता हूँ, ये मिडिल क्लास कर रहा है। मिडिल क्लास के पेमेंट 5-7 साल में पेमेंट बंद हो जाएंगे, पेंशन बंद हो जाएगी, उनके जितने ग्रेजुएटी और ये सब जब्त होने वाले हैं। ये मैं भविष्य बता रहा हूं। अगर ऐसे ही विवादों में हम रहे तो सबसे ज्यादा आज मुखर जो मोदी भक्त जी है, वो सब के सब मोदी भक्त कटोरा लेके घूमेंगे। हम तो मेहनत कश लोगों के प्रतिनिधि हैं, हम मेहनत कश लोग हैं। मुसलमान भी इस देश में निर्माणी कार्य में लगा रहता है, किसान भी निर्माणी कार्य में लगे रहते हैं। हमको 20 ग्राम का पेन उठा के पैसे कमाने की आदत नहीं है। हम कुदाल भी उठा सकते, फावड़ा भी उठा सकते और हथौड़ा भी उठा सकते। तो हमारा तो वजूद रहेगा, तुम्हारा वजूद कहाँ रहेगा ये तुमको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कही थी, उसके बारे में अब वो कुछ दोहराते नहीं है, कभी उसे याद भी नहीं दिलाते। और अच्छे दिन आएंगे वो तो जाता ही रहा स्लोगन। ये जो 5 ट्रिलियन वाली बात थी वो कहां तक पहुंची, क्या कुछ है वो? उसे क्या हाँ, वाकई जनता को याद रखना चाहिए? क्या था, उन्होंने बोला था मोदी जी ने कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत की होगी। मैं आपको एक ये देना चाहता हूं कि देखो कितना तेजी से बढ़ रहा है देश, कि 2.20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अडानी जी की हो गई है। और क्या चाहते हो आप? एक व्यक्ति की व्यवस्था, जितना उनका टारगेट था उससे आधी व्यवस्था एक आदमी की हो गई है। ऐसे और एक आदमी की हो जाएगी तो भारत 5 ट्रिलियन में पहुंच जाएगा। अडानी का जो कर्जा था 1.57 हजार करोड़ रुपए का जो कर्जा था, वो अभी हमने 2.20 हजार करोड़ रुपए का हमने दे दिया उसको कर्जा। हमने इतना कर्जा उसके ऊपर विश्वास करके बढ़ा दिया, पुराने पेमेंट का कोई हमको जरूरत नहीं है। और हम लोन वे ऑफ करते हैं। इतना हंगामा मचाया था हमने, किस पर? विजय मल्ल्या पर। विजय मल्ल्या का सब माफ कर दिया हमने। अब क्या है उसका? सबके जितने भाग गए थे, भगोड़े थे, जिनको पकड़ के लाने वाले थे, सबके कर्जे माफ हो गए, सबका हमने कर्जा माफ कर दिया। और ये सब जो कानूनन हो रहा है, ये मैं बता देता हूँ, पहले नेता, अधिकारी और उद्योगपति भ्रष्ट हुआ करते थे। अब सिस्टम ही भ्रष्ट है। सिस्टम भ्रष्ट करने के लिए मोदी जी ने 3 उपाय किए हैं। वो 3 उपाय है कि पहले तो कानून बदल दिया, ऐसे कानून समाप्त कर दिए जो किसी को पकड़ सकते थे, ट्रैप कर सकते थे, ऐसे कानून समाप्त कर दिए। दूसरा, कानूनों को बदल दिया, जो समाप्त नहीं कर सके उनको बदल दिया। जैसे आपने देखा होगा किसान कानून में उन्होंने एक जो प्रोविजन लाया था, वैसे बैंक रिकवरी कानून में, किसान कानून में क्या प्रोविजन लाया था कि एसडीओ से ऊपर जा ही नहीं सकोगे। मतलब जो चिल्लप्पो है, जो तुम्हारा उपद्रव है, वो वहीं को वहीं रहेगा और आपका समाप्त हो जाएगा। आपकी कैपिटल समाप्त हो जाएगी, आपकी डिमांड समाप्त हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। वैसा ही उन्होंने बैंकों के इसमें भी कर दिया कि बैंक, अरे आप बताइए, 5-5 हजार करोड़ रुपए की कंपनियां किसी को 200 और 150 करोड़ में बेच दिया और उसका कोई रिव्यू नहीं हो सकता।
उसके बारे में कोई सवाल नहीं हो सकता। ये जो कानून नए बदलाव के आए हैं, ये लूट के कानून बनाए हैं। और तीसरी बात है कि कानूनों को राजनीतिक आकाओं के अनुसार, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट का हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी राजनीतिक आकाओं के आंखों के तरफ देख के जजमेंट अगर देता होगा, तो ये 3 तरीके से लूट शुरू है। और इकोनॉमी कैसी हमारी बड़ी होगी, मुझे बताइए कि हमारे यहाँ अडानी को एयरपोर्ट देने के लिए नागपुर एयरपोर्ट ने जो शेयर मांगा था, सरकार ने जो टेंडर निकाला था कि 5.76% हमको ये दे देना, शेयर दे देना, मतलब 100 रुपए कमाए तो 5 रुपए 76 पैसे हमको दे देना। जब नागपुर के लोगों ने उपद्रव मचाया तो वो शेयर बढ़ा के 14.49% का हो गया। और फिर भी नागपुर वाले नहीं माने, तो अब उन्होंने क्या किया, 6 एयरपोर्ट उसको दे दिए, मैंगलोर, उसके बाद में जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, वाराणसी और गुवाहाटी। कैसे दे दिए कि 60 रुपए से 160 रुपए पर पर्सन के हिसाब से दे दिए, 30 साल के लिए, 60 साल के लिए। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के जो अर्थतज्ञ हैं प्रोफेसर आर्मात्य लहरी, इन्होंने ये कहा है कि जो भी प्राइवेट आदमी ये लेता है वो उसका मेंटेनेंस नहीं करता, वो उसमें रिनोवेशन नहीं करता, जितना उसका दोहन करना है वो सारा दोहन कर लेता है, और वो माने प्रॉपर्टियां भंगार हो जाती है, मतलब वो ना बेचने के लायक होती है ना मेंटेनेंस के लायक होती है। आखिरी के 5 साल में वो प्रॉपर्टियां नहीं बचती, वो भंगार बचता है जिसमें आपको स्क्रैप करके बेचना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टियां बेचने का काम ये जो कर रहे हैं, तो इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लेके रूरल कॉर्पोरेशन तक, मेरे पास तो 36 की लिस्ट है, कितना कितना बनाऊं और कितना गिनाऊं। 36 की लिस्ट है मेरे पास में, आज के तारीख में लिस्ट है मेरे पास में, कि जो इसको रेंटेड देना चाहते हैं, लीज से देना चाहते हैं, क्योंकि ये बेच नहीं सके। और बेचने में इन्होंने क्या जगलरी की पता है आपको, कि एक कंपनी है HPCL, जो भारत सरकार की कंपनी है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट में, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए था, वो 36,000 करोड़ में डिसइन्वेस्टमेंट में वो कंपनी बेच दिया। खरीदार कौन था? ONGC था। ये भी सरकारी कंपनी है ONGC, ये जगलरी है। और वो ONGC को 20,000 करोड़ का लोन लेने के लिए बाध्य किया, जो ONGC पहले 3,500 करोड़ की, मैं 3,50,000 करोड़ की कंपनी थी, अब उसकी वर्थ रह गई है 2,05,000 करोड़। और क्यों रह गई? क्योंकि घाटे का सौदा कर लिया, जो सौदा है वो घाटे का कर लिया। तो घाटे का सौदा होगा तो गवर्नमेंट की कोई कंपनी खरीदेगी, घाटे की बैंक होती तो गवर्नमेंट की बैंक खरीदेगी। और प्रॉफिट का होगा तो हमारे जो पवन हंस बेचा गया, वो पवन हंस किसको दिया गया? 1 लाख की वर्थ वाली बाबा रामदेव की कंपनी को। ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लूट है। और ये लूट कानूनन की जा रही है, कानूनन लूट की जा रही है। कोई ये पूछेगा कि ये पैसा फिर कहाँ जा रहा है? मोदी जी को तो बीबी और बच्चा कुछ नहीं है, ये पैसा कहाँ डालते हैं वो? भैया ये पैसा उस जगह पर जा रहा है जो संगठन या जो व्यवस्था हमारे पूरे देश को गुलाम बनाना चाहती है। हम ये ना पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी और उसका पैसा कहाँ गया, आपको पता है वो ब्रिटेन में गया। वैसा ये पैसा नागपुर के किसी लोगों को और अपने परिवार के लोगों को, आपने देखा होगा कि मोदी परिवार के कितने लोगों का पिछले वक्त मैंने डाटा चल रहा था कि किसके कितने शेयर है और कितनी वर्थ है। तो ये सब वर्थ बढ़ा रहे हैं। बीबी बच्चा नहीं होने से ये नहीं होता, ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए पैसा कर रहे हैं, उनके जो रिलीजियस सिस्टम को मजबूत करने के लिए पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और ऐसी सिस्टम ला दिया कि देश के सारे नेता चोर है। तो ये आखिर से लेके नॉर्थ तक सबको चोर डिक्लेयर कर दिया, और अब बता दिया कि जो बीजेपी में आएगा वो कमल छाप साबुन से साफ होगा। और हम तो चोर नहीं है, क्योंकि हमने कानून ही ऐसे बना दिए कि अब किसी व्यक्ति पर, किसी उद्योगपति पर या किसी अफसर पर उंगली नहीं उठा सकते आप, क्योंकि सिस्टम चोर है। तो ये सिस्टम को चोर कर दिया गया। जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने अपने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया, अब किसी एक चोर को ढूंढने की जरूरत नहीं रही। तो अभी ये जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी से हालत खराब हो रही है, गांवों में भी शहरों में भी, अब ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि मनरेगा जैसी कोई स्कीम शहरों के बेरोजगारों को भी लाई जाए। वो क्या कुछ है आखिर? अभी मैं आपको बताऊं कि मैं आज का ही वाकया बता रहा हूं।
जिस सीएनजी, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, क्योंकि मैं सस्ते उसमें चलने के लिए सीएनजी गाड़ी चलाता हूं, तो जो तकरीबन 300-350 रुपए में टैंक फुल होता था, वो अब 650 रुपए में, ये कुछ ही हफ्तों के अंदर हुआ है। मुझे इस बात की चिंता हमेशा रहती है कि जो गरीब आदमी है, ऐसे ही सब्जियों में, ऐसे ही फ्रूट्स में, जितनी भी जरूरत की चीजें होती हैं, वो इतनी तेजी से महंगी हो रही हैं कि आम आदमी के लिए पेट भरना मुश्किल है। उसे अब ये ढूंढना पड़ेगा कौन सी सबसे सस्ती चीज है जिससे पेट भर के किसी तरह से कुछ दिन गुजार दिए जाएं। ऐसी हालत में क्या मनरेगा जैसी कोई चीज शहरों में वाकई लागू हो सकती है? क्या इसमें कोई देश की भलाई है? क्या है आखिर, काम क्या करना चाहिए और क्या हो रहा है? देखो, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ जो भर भर के वोट देते हैं, जो जाति के नाम से, धर्म के नाम से, पौवे के नाम से, पैसे के नाम से वोट देते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि रेशन कार्ड के नए नियम आए हैं, सुन लो, कि जो उस आदमी को रेशन का अनाज मिलेगा जिसके खुद के नाम पे जमीन ना हो, मतलब पुश्तैनी भी जमीन उसके नाम से नहीं होना चाहिए, ठलुआ होना चाहिए। दूसरा है पक्का मकान ना हो उसका, मतलब पुश्तैनी अगर मकान है और वो बट के कुछ हो गया, 2 रूम उसके हाथ में आ गए, उसको भी नहीं मिलेगा। उसके पास में भैंस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली कुछ भी ना हो, मतलब वो कोई कमाने का उसके पास में कोई जरिया ना हो। उसका मुर्गी पालन, गौ पालन आदि भी ना करता हो। शासन की ओर से कोई वित्तीय सहायता भी नहीं मिलती हो। आपको पता है कि 3.5 लाख किसानों से उत्तर प्रदेश में पैसा रिटर्न लिया जा रहा है, जो दिया था उन्होंने किसान सहायता निधि में, वो वापस लेने के लिए पुलिस भेजी जाएगी। अब जिन्होंने उनको शासन में बैठाया है वो सोचे जरा। और उसमें उसके बाद में बिजली का बिल भी ना आता हो जिसको, मतलब उसके घर में बिजली ना हो। अब जीविकोपार्जन के लिए उसके पास में कोई आजीविका का साधन ना हो। ये 7 नॉर्म्स सरकार ने सेट किए रेशन का अनाज देने के लिए। जो गरीबों की आप बात कर रहे थे, जो जो जिनके सच में वो जीने की जरूरत है, इनके लिए बात कर रहे थे, जो भर भर के झोली में वोट देते हैं हिंदुत्व बचाने के लिए। खाली एक नियम मैं मेरे तरफ से जोड़ना चाहता हूं उसमें, कि जो सांस भी न लेता हो उसको देना चाहिए। मतलब मैं वही उसी बात पे आने वाला था कि जो लोग सड़क पर बैठे हुए रेड लाइट पर भीख मांगने वाले लोग हैं, फिर तो वही लोग बचेंगे। हालांकि उनमें वो एक अलग एक कहानी है कि वो कैसे होते हैं। तो फिर ये जो राशन दे करके हर बार 2 महीने 3 महीने बढ़ा करके हर इलेक्शन पार करने के लिए एक तरह से साजिश रची जाती थी, अब उसका भी रास्ता बंद होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब जो 5 किलो अनाज का जो सहारा महीने का था, वो सहारा भी खत्म होने जा रहा है। आप ये बता रहे हैं? ये शर्त कोई पूरी नहीं कर सकता। जी ये जी। शर्त कोई पूरी नहीं कर सकता, वो सहारा नहीं रहेगा। और विश्व असमानता में जो नीचे, ऊपर की और नीचे की खाई है, उसमें भारत 114वें नंबर पर पहुंच गया। किसको विश्व गुरु बनाना था और विश्व असमानता पे हम पहुंच गए हैं। और इसका 2016 में एक अरुण जेटली जी ने एक सॉल्यूशन दिया था। उन्होंने बोला था कि जैसे दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम चलती है, वैसी स्कीम हमारे यहाँ भी चलनी चाहिए, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा देश में। मगर इतना निचोड़ लिया, वो कुछ दिया नहीं। अब इनको लग रहा है सरकारों को या कुछ लोगों को कि ये इस तरीके से अगर लाएंगे तो विद्रोह हो सकता है। मगर मुझे अभी भी नहीं लगता है कि विद्रोह हो सकता है। ये बाकी सरकारों को लग रहा है, अदर देन बीजेपी सरकारों को। बीजेपी सरकारों को आज भी ये नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि मुर्दे, ये जो है व्यक्ति जो है भारत के, वो मुर्दे हो चुके हैं। एक छोटी सी कथा है, मुझे किसी ने सुनाया था कि एक राजा था और एक उसका प्रधान था। प्रधान बहुत होशियार था, तो राजा बोले कि अपनी प्रजा कितनी सहनशील है। तो वो बोला कि बहुत सहनशील है, कुछ नहीं करती प्रजा, सारी ऐसे ही है, कुछ भी कर लो। तो बोले इसको कैसे आजमाया जाए? तो बोला मैं कल से आजमा देता हूँ। वो वो राज्य के बीच में एक पुलिया थी, नदिया पर पुलिया थी। वो पुलिया पर उन्होंने दूसरे दिन से बोला कि इस पे 10 रुपए टैक्स लगेगा। महीना भरे के बाद वो टैक्स तो 20 रुपए किया। 2 महीने के बाद में राजा फिर बोला कि ऐसे बढ़ाने से लफड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बोले नहीं, अभी 80 रुपए टैक्स कर दो। 80 रुपए टैक्स हो गया। फिर भी लोग जाने लग गए, अपनी बात करने लग गए, उपद्रव थोड़ा सा होने लग गया, मगर वो व्यवस्थित चल रहा था। उसके बाद में इन्होंने उसमें फरमान दिया
कि अब 80 रुपए भी देना पड़ेगा और उस किनारे पर जब रोड क्रॉस करोगे कि 10 जूते भी खाना पड़ेगा। तो राजा को लगा ये बवाल हो रहा है, तो खूब ये हो जाएगा, मेरा राज पूरा उलट देंगे, जनता विद्रोह कर देगी। वो बोला कुछ नहीं होता है। हुआ ये कि वो फरमान लागू होने के 8 दिन के बाद मैं वो राजमहल के चारों तरफ लोग इकट्ठा हो गए। राजा बोला मैंने तेरे को पहले ही बताया था कि ऐसी बात मत कर। वो बोला मैं सुन के आ रहा हूँ, जनता ये बोल रही है कि वही आदमी पैसे लेता और वही जूते मारता तो हमारा समय ज्यादा खत्म होता है, व्यतीत ज्यादा हो जाता है समय। तो आप जूते मारने वाला अलग और वो पैसा लेने वाला अलग अपॉइंट कर दीजिए, तो हम देने को तैयार है। ये हो रहा है हमारे, यानी इस लेवल तक सोच पहुंच जाए, इतनी अपना हक अपना अधिकार ना मांगे, ऐसी हालत में ले आए कि जो कुछ भी मिल रहा है उसी को बिल्कुल उसी तरह से ऐसा लगे कि यही हमारे माई बाप हैं, यही सब कुछ दे रहे हैं। मतलब हम सरकार से मांगते थे पहले की सरकार से, अब ये सरकार से बोल रहे कि छीनना मत कुछ भी। आज देखिए कि विवेक देवराय नाम के जो चेयरमैन है PMEAC, मतलब प्रधानमंत्री की जो सलाहकार समिति है, उसके चेयरमैन बोल रहे हैं कि बहुत डिस्पैरिटी हो चुकी है, बहुत ही विरोधाभास हो चुका है। अब आपको उन गरीबों के लिए मनरेगा जैसी शहरों में भी स्कीम लाना पड़ेगा। जो मोदी जी बोलते थे कि मनरेगा का स्कीम पुरानी सरकार के गड्ढे याद दिलाता है और मैं इसको बंद नहीं करूंगा, तुम्हारे सरकार में तो अभी शहर में भी वो स्कीम लाने, मतलब गांव में गड्ढे थे पुरानी सरकार ने कर दिए थे, आपने शहर में भी गड्ढे कर दिए। और मैं एक बात बता देता हूँ जिम्मेवारी के साथ में, इस देश का मिडिल क्लास समाप्त होने वाला है। 5-7 साल में मिडिल क्लास को ना तो पेमेंट मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना प्रोविडेंट फंड रिटर्न मिलेगा, ना किसी तरीके की सुविधा होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 20 ग्राम की कलम को उठाकर जिनको अपना पेट और परिवार पालने का हुनर है, उन लोगों की कमबख्ती भरने वाली है। कुछ नहीं बचेगा। जो मेहनत करके फसल पैदा कर सकता है, जो मेहनत करके कारीगरी करके अपने लिए कुछ ले सकता है, उसी का कुछ होगा। बाकी सब बर्बाद होने वाले हैं। इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जी ने सारा पूंजी अडानी और अंबानी जैसे अपने 57 मित्रों के नाम कर दी है। और ये अभी ये जो वेलफेयर का नाटक शुरू होने वाला है, जिससे विरोध ना हो, उस तरीके का विरोध ना हो, इसलिए ये नाटक शुरू होने वाला है। और इसके बारे में ये कोई वेलफेयर स्कीम यहाँ की नहीं है, इन्होंने नहीं सोचा है। जेटली जी ने 16 में बोला होगा, मगर वेलफेयर स्कीम के बारे में 1967 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी बोला था कि मिनिमम इनकम प्लान गरीबी को खत्म कर देगी। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि निगेटिव इनकम टैक्स, जिसमें जिसका इनकम ना हो उसको सरकार की तरफ से उतने पैसे मिलने चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी ने बोला था कि 72,000 रुपए हर परिवार को हम देंगे, तो जिसकी इनकम 50,000 होगी उसको 22,000 मिलेंगे, 60 होगी तो 12 मिलेंगे, मगर 72,000 मिनिमम जीने का साधन होगा, उतने मिलेंगे। उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी, इन्होंने खिल्ली उड़ाई थी। मगर आज इस लेवल पे इनके उद्योगपति आ गए कि भाई आपको जूते मारते गाली देते यहाँ तक तो ठीक है, मगर अडानी का घर जलाने लग जाए, अंबानी का घर जलाने लग जाए, उद्योगपतियों के घर जलाने लग जाए, ये नौबत आने के पहले इनके भी झोली में कुछ टुकड़े डाल दो। इसके लिए ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं। थॉमस मूर कहता है कि अमीर साजिश के सिवा और कुछ नहीं करते। इनके 57 लोग और ये सत्ता में बैठे हुए साजिश के सिवा और कुछ नहीं करते। ये व्यक्तिगत लाभों के अलावा सामने वाले का कोई लाभ करने की नहीं सोचते। दूसरा है इनका कि सामने वाले का कोई लाभ इनके स्कीम में नहीं हो रहा है। इन्होंने तय कर लिया है कि उनका व्यक्तिगत लाभ हो और दूसरे के लिए कुछ ना हो। तीसरा इन्होंने तय कर लिया है कि राज्य के और ये सारी व्यवस्था का फायदा उनको हो जाए, मतलब उनकी पर्सनल वेल्थ बढ़े। यहाँ सब लोग उसके लिए काम कर रहे हैं और ये दूसरे को मुफ्त खोर बोलते। कोई किसी ने दूसरे राज्य ने बोला कि बिजली दे देंगे, खाना दे देंगे, रोटी दे देंगे, दाल दे देंगे, अनाज दे देंगे, ये मुफ्त खोर बोलते हैं। और ये सारे मुफ्त खोर तो ये 57 लोग हैं जो मुफ्त का खाते हैं, पूरा ढकार भी नहीं लेते, और जितना आ सकता है उतना आने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए पूरी की पूरी सिस्टम को उन्होंने अपने नकेल कस रखी है। तो ये सब किया है मोदी जी ने। पिछले वक्त एक ने मुझे पूछा था कि ये सब में पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में आप कुछ नहीं बोलते। भाई पूर्ववर्ती सरकारों में मैं बता देता हूं कि जो 40% प्रॉपर्टी 10% लोगों के हाथ में थी, आज 67% प्रॉपर्टी 57 लोगों के हाथ में है। इसका फर्क नहीं समझ रहा होगा तो आपको मुबारक, आपकी बर्बादी आपको मुबारक, आपका सर्वनाश आपको मुबारक। मगर हम
ये नहीं बोल सकता कोई हम कि हमने कुछ बोला नहीं था और हमने उसके बारे में कुछ सजग नहीं किया था या जागरूक नहीं किया था, ये हमको कोई ना बोल सकेगा। रिजर्व बैंक का भी यही हाल है। रिजर्व बैंक के जो लिमिट है, तय लिमिट, उससे दुगना पैसा निकाल लिया। कहाँ गया पैसा? तो ये अडानी जी की, अंबानी जी की जो वेल्थ बढ़ रही है, जो 5 ट्रिलियन उनका बनाना है, अभी देख लीजिए 2024 तक देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, मगर वो 2-4-5 लोगों की रहेगी, बाकी लोग भिखमंगे के तौर पर रहेंगे। इसको समझने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि इकट्ठा होकर आवाज उठाए इनके विरोध में, क्योंकि रिजर्व बैंक अगर कंगाल हो गई, क्योंकि जैसे ही बैंक कंगाल होती है दूसरे बैंक में मर्जर करके उसका दायरा बढ़ा दिया जाता है, मगर जिस दिन रिजर्व बैंक कंगाल हो जाएगी, क्योंकि उनका सेफ्टी मनी जो है वो जिसको विड्रॉ कर रहे हैं वो दूसरे बैंक को बचाने के काबिल भी नहीं रहेंगे, उस वक्त हमारी हालत क्या होगी। और ये छोड़ दीजिए, श्रीलंका में तो पब्लिक ने ये किया, रिवोल्ट किया और दूसरी सत्ता लाए। भारत के लोगों में वो भी हैसियत नहीं है, यहाँ रिवोल्ट नहीं होगा। इस तरीके से रिवोल्ट नहीं होता तो जिनको अपना बचाव करना है वो खुद बात करे, खुद संघर्ष करे और लोगों को जागरूक करे। इसकी जरूरत आज हमको बहुत ज्यादा तरीके से महसूस हो रही है। अब तक मैं बहुत ही हल्के में लेता था, मगर अब मैं जब इकोनॉमिकल डाटा देख रहा हूँ, इकोनॉमिकल तरीका देख रहा हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास भी समाप्त हो जाएगा। कुछ हमारे जैसे जो किसान हैं और आपके जैसे जो करिंदे लोग हैं, तो मुस्लिमों का कुछ नहीं होने वाला इस देश में। मुस्लिम तो बहुत आबाद रहेंगे। जैसे आपने बताया कि वैदिक सरकार ने जो ग्रोथ रेट है टीके जबरदस्ती दे दे के हिंदुओं का ग्रोथ रेट कम कर दिया, पॉपुलेशन ग्रोथ अब हिंदुओं का डाउन हो जाएगा। मुसलमानों ने लिए नहीं टीके तो उनका ग्रोथ रेट होगा। तो वैदिक सरकार और संघी सरकार ने ये जो असमानता पैदा करने का प्रयास किया है, वो असमानता के लिए भी भक्तों को सोचना पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आपकी बात हमेशा बहुत ही आंकड़ों की बुनियाद पर होती है और बहुत ही दिलचस्प और बेबाक अंदाज में आप अपनी बात रखते हैं सोशल मीडिया पर। और लंबी बात एक आखिरी बात आपको बता देता हूँ। पूरी दुनिया में वंशवाद, वर्णवाद और धर्मवाद के विरोध में, धर्म भेद के विरोध में संघर्ष हुआ और वो समाप्त हुआ। हमारे यहाँ का जातिवाद क्यों समाप्त नहीं हो रहा है? इस पे सबको चिंतन करना चाहिए। सब जगह का विवाद और वाद जो थे समाप्त हो गए, हमारे यहाँ का जातिवाद क्यों समाप्त नहीं हो रहा? ये जातिवाद से किसको पोषण मिलता है, ये जातियों के झगड़े लगा के किसको लाभ होता है, ये जब तक जनता नहीं सोचेगी तो ये सारी लूट मची रहेगी और ये लूट करते रहेंगे। जी, तो वो फिर बात वहीं आती है कि जो मनुस्मृति जो है वो एक ऐसी चीज है और ये इसी से वो जातिवाद निकल के आता है जो देश के लिए एक तरह से बहुत बड़े नुकसान की तरफ और तबाही की तरफ ले जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे हमेशा बात करने में कुछ ना कुछ नई बातें सीखने को मिलती हैं और आप बड़े आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हैं। आपने जो बात कही कि या तो समझ जाओ, समझ लो, नहीं तो सर्वनाश और बर्बादी मुबारक, ये बहुत ही अहम बात है, एक अलार्मिंग बात है। और आपने ये भी कहा कि यहाँ कोई श्रीलंका जैसा रिवोल्ट नहीं होगा। शायद कुछ समझदार लोगों को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और जागरूकता पैदा करनी होगी। अब वो जागरूकता कहाँ तक हो पाएगी, किस तरह से 5 किलो अनाज दे करके अब तक खामोश रखा गया, अब वो भी वापस खींचने की तैयारी है। जैसा कि आपने बताया, राशन जो मिलेगा उसकी कंडीशंस ऐसी लगा दी कि उसके पास ना घर हो, ना वो कुछ भी ना हो, बिल्कुल भूखा सड़क पे बैठा हो, बस उसको मिलेगा। तकरीबन ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।